नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि उच्च न्यायालय में क्लाइंट को एक वकील हायर करने में बहुत सी समस्याएं आती है और वो उन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं एक क्लाइंट को वकील हायर करते समय, क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए एक वकील को अपने केस में इंगेज करने के लिए। तो प्रश्न बहुत से हैं, किस तरह होना चाहिए फीस का निर्धारण। तो प्रश्न बहुत विशेष हैं और इन्हीं विशेष चर्चा पे बात करने के लिए हम आपसे मिलवाते हैं उच्च न्यायालय के विशेष और जाने माने अधिवक्ता श्री ब्रह्मानंद पांडे जी से। तो ये हमें आज के इन प्रश्नों को हल करने में हमारी सहायता करेंगे। तो ब्रह्मानंद पांडे जी नमस्कार। तो ब्रह्मानंद जी, मैं सीधे मुद्दे पे आते हुए आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमें हाई कोर्ट में अपने केस को अच्छी गुणवत्ता के साथ कैसे हैंडल करना चाहिए, उसमें एक अधिवक्ता या एडवोकेट की क्या भूमिका होनी चाहिए। जी, किसी भी केस को उच्च न्यायालय में एक अच्छे से हैंडल करने में एक अधिवक्ता की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या यूँ कहें कि 90% तो अधिवक्ता की ही भूमिका होती है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत अच्छा केस होता है और अच्छी तरह से हैंडल न कर पाने के कारण केस क्लाइंट हार जाता है, और कई बार केस बहुत कमज़ोर होता है लेकिन अच्छी तरह से हैंडल होने के कारण वह केस क्लाइंट जो है जीत जाते हैं। क्या होता है इनके पीछे, क्या फैक्टर? एक एडवोकेट की स्किल ही बहुत मायने रखती है। सबसे पहली बात, जब वो क्लाइंट से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करता है तो उसको फैक्ट को समझने की क्षमता, फिर उस फैक्ट को एनालाइज करने की उसकी क्षमता एक एडवोकेट की, न केवल फैक्ट को एनालाइज करने की बल्कि उसका एक रिसर्च एटीट्यूड, उन सारे फैक्ट को समझ के एनालाइज करके उस पे कौन से प्रिंसिपल ऑफ लॉ एप्लीकेबल होंगे, उन प्रिंसिपल ऑफ लॉ को खोज निकालने की क्षमता। ऐसा कहते हैं कि अ गुड एडवोकेट इज़ नॉट दैट हु नोज एवरी लॉ, बट अ गुड एडवोकेट इज़ दैट हु नोज द सोर्स ऑफ लॉ। सो एक अच्छा एडवोकेट सोर्स ऑफ लॉ भी जानता है, तो सोर्स ऑफ लॉ निकालने की क्षमता उसकी। इसके बाद उन सारे लॉ कंटेंट्स पे, फैक्ट्स पे कौन से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं वो जानने की क्षमता, निकालने की क्षमता। मीन्स अगर हम इनको शॉर्ट में कहें तो प्लीडिंग, प्रूफ एंड प्रेजेंटेशन, ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी केस को जीतने तक सहायक। और एक वकील को तीनों में महारत हासिल होना चाहिए। उसकी प्लीडिंग भी बहुत अच्छी हो, क्या प्लीड करना है, क्या प्लीड नहीं करना है, कब कहाँ पे प्लीड करना है, कहाँ नहीं प्लीड करना है, तो ये उसको ज्ञान होना चाहिए। उस प्लीडिंग के संबंध में क्या प्रूफ हैं वो भी उसके पास होना चाहिए, और उन प्लीडिंग्स और प्रूफ को एक साथ कैसे प्रेजेंट करना है, ये स्किल अधिवक्ता को किसी भी केस में जीत दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि एक हाई कोर्ट जज के पास नियमित रूप से 150-200 केसेस पर डे लिस्टिंग होती है। एक केस को सुनने के लिए उसके पास 2 से 3 मिनट मैक्सिमम होता है। अब ये अपेक्षा की जाना व्यवहारिक बिल्कुल भी नहीं है एक हाई कोर्ट जज से कि वह आपके केस की तैयारी करेगा, किसी क्लाइंट के केस की, और वह उसमें कुछ केस सर्च करेगा या कुछ भी। जैसा वकील अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण करते हैं उसी प्रस्तुतिकरण के आधार पर निर्णय आते हैं। सामान्य तौर पर क्लाइंट के जीतना हारना भी इन्हीं बात पर निर्भर करता है। धन्यवाद। तो ब्रह्मानंद जी, हमारा दूसरा प्रश्न और बहुत भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उच्च न्यायालय में मैटर वाइज, जैसे क्रिमिनल, सिविल या कॉन्स्टिट्यूशनल या सर्विस मैटर, इन सब के लिए क्या अलग अलग अधिवक्ता होते हैं या एक ही अधिवक्ता इन सभी केसेस को हैंडल कर सकता है। देखिए, मेडिकल फील्ड में और लीगल फील्ड में इतना ही अंतर है। मेडिकल फील्ड में यहाँ एमबीबीएस के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, कार्डियो या मेडिसिन, सर्जरी, जनरल सर्जरी, ईएनटी, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ऐसा लीगल फील्ड में नहीं है। उसके पीछे एक कारण भी है कि हमारे यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसी पे बेस्ड सारे लॉ होते हैं। तो नॉर्मल हाई कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता कोई भी केस कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि लॉ एक बहुत ब्रॉड विषय है, बहुत ही व्यापक विषय है।
तो इसमें उनके पास जिस नेचर के भी केसेस अधिकतम आते रहते हैं, उनका उसमें एक्सपीरियंस अधिक हो जाता है। एक्सपीरियंस अधिक होने से उस तरह के वो केसेस को इजीली हैंडल कर लेते हैं। हाँ, जिस तरह के नेचर उनके पास केसेस के ज़्यादा नहीं होते हैं और अगर वो केसेस आते हैं तो उनको उन केसों पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, थोड़ा मेहनत करके उन केसेस पे वो अपनी अधिकारिता हासिल कर लेते हैं और उन केसों को हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रेट जेट फार्मूला नहीं है कि ये वकील यही केस करेंगे या ये वकील ये केस कर सकते हैं, वो सभी करते हैं। हाँ, कुछ ऑफिसेस हाई कोर्ट में ऐसे होते हैं जो कि पैतृक चल रहे होते हैं, उनके पिताजी फॉर फादर वो सब उसी वकालत लाइन में होते हैं। और होता ये है कि उस ऑफिस में जैसे क्रिमिनल ऑफिस है तो वो क्रिमिनल ही केसेस कर रहे होते हैं, उनके पास क्रिमिनल ही ज़्यादा आने लगते हैं। तो वो फिर जनरली सिविल मैटर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे ना तो ध्यान दे पाते हैं और ना ही वो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, लेकिन चूंकि मैटर उनके पास एक विशेष प्रकार की अधिकता होने के कारण वो उन दूसरे तरह के मैटर पे ध्यान नहीं दे पाते, जिनके कारण से वो जो दूसरे तरह के केसेस उनके पास लेके कोई भी क्लाइंट पहुंच जाता है वो बाद में परेशान होता रहता है। धन्यवाद जी। तो ब्रह्मानंद जी, हमें उच्च न्यायालय में वकील हायर करते समय किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, ये हमें बताएं आप। धीरेन्द्र जी, आपका प्रश्न कि कोई कार्य करते समय या अधिवक्ता हायर करते समय क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, यह इस बात की ओर इंगित करता है कि लापरवाही आपको दुष्परिणाम दे सकती है। तो निश्चित बात है, आपका कहना सही है। इसका दूसरा भाग यही है कि यदि आपने लापरवाही की अधिवक्ता चयन के समय तो आपको उसके दुष्परिणाम भी भोगने को तैयार रहना चाहिए। हाँ, अब रही बात सावधानियों की, तो निश्चित बात है हम सावधानी से उन समस्याओं को जो बाद में आ सकती हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो जब भी उच्च न्यायालय में आप किसी भी अधिवक्ता को हायर करते हैं तो सबसे पहले किसी भी क्लाइंट को अपने अधिवक्ता से जाकर मिलना चाहिए। निश्चित है कि हाई कोर्ट जगह जगह नहीं है, हर ज़िले में नहीं है, और क्लाइंट्स तो गांव से भी आते हैं और ज़िले से भी आते हैं। तो थोड़ा एक उनको समस्या का सामना ये करना पड़ सकता है कि वहाँ तक जाना पड़ सकता है, उनसे मिलना पड़ सकता है। लेकिन उनसे मिलने के बाद ही उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सकता है कि ये हमारा केस हैंडल कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात तो उन्हें इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि क्या ये हमारे केस को समझने में सक्षम है या नहीं। पहली बात तो उनको इस पैरामीटर का पालन करना चाहिए कि, और ये हमारे अंदर की ही जो इंट्यूशंस पावर हैं वो बता देते हैं कि वकील साहब हमारा केस समझ पा रहे हैं या नहीं। दूसरा, अपने प्रश्नों का उत्तर लेना हर क्लाइंट का अधिकार है। तो वो जो सही प्रश्न हैं, वाजिब प्रश्न हैं, उन्हें अपने केस के संबंध में उनसे करना चाहिए। यदि उन्हें अपने केस की फैक्चुअल पोजीशन नहीं मालूम है, उसकी लीगल पोजीशन नहीं मालूम है, तो उन्हें वकील साहब से पेड एडवाइस लेके अपने पूरे केस को एनालाइज करना चाहिए। अच्छा, पेड एडवाइस भी बहुत महंगी नहीं होती हैं, 1000-2000 रुपये नॉमिनल चार्जेस उनके होते हैं, जिनमें अगर वकील साहब अच्छे से चाहें तो उसमें एक बढ़िया रिसर्च मैथोडोलॉजी के आधार पर उनको वो एडवाइस करते हैं प्रॉपर। तो जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि ये वकील साहब हमारा केस हैंडल कर सकते हैं, तभी उनको अपना केस सौंपें। पहली सावधानी ये होना चाहिए। दूसरी सावधानी ये होना चाहिए कि कम से कम ये देख लिया जाना चाहिए कि वकील साहब की प्रैक्टिस कम से कम उस न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या जिला न्यायालय में जहाँ पर भी है, 10 साल की होना चाहिए, जिससे कि उन्हें वहाँ का अनुभव हो। ये एक सामान्य पैरामीटर है, लेकिन केवल 10 साल की प्रैक्टिस होने से ही वो अधिवक्ता इतना विद्वान होंगे कि वो हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा हमेशा संवाद या विवाद का विषय रहा है। और तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई हमारे यहाँ एक वकालत में जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही है कि इसमें कोई भी ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर से कोई वकील नहीं बनते। तो शुरू से ही एक ऐसी स्थिति रही है कि कई लोग तो वकालत इसलिए कर लेते क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, ऐसी स्थिति में क्या है कि जो कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने वकालत कर ली, तो निश्चित बात है उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भाव होता है, और उस फ्रस्ट्रेशन भाव के कारण भी वो बहुत ज़्यादा उसमें अध्ययन करने के लिए या उत्सुक नहीं रहते हैं, या उस वकालत को भी पूरी तरह से निगेटिवली लेते हैं।
तो ये जानना ज़रूरी है कि वकील साहब का कैसा एटीट्यूड है, आशावादी है, पॉजिटिव है, रिसर्च एटीट्यूड है उनका कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें वकील को उनसे बातचीत करते करते एक आंकलन लगा लेना चाहिए, क्लाइंट को आंकलन लगा लेना चाहिए, सॉरी। और ये जानने के लिए कि भाई वकील साहब पॉजिटिव एटीट्यूड से हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने वकालत कर ली है, या वो किसी फोर्स में या किसी दबाव में आके उन्होंने वकालत कर ली है। क्योंकि आप निश्चित किसी भी फील्ड में वही व्यक्ति सृजनात्मक कार्य कर सकते हैं जो व्यक्ति उस फील्ड को चुनते हैं और स्वेच्छा से चुनते हैं, एक विज़न के साथ चुनते हैं। तो ये सावधानियां होना बहुत ज़रूरी है। और अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि किस तरह फीस का निर्धारण होता है। ये बोलने पे आता है कि शीघ्र और सस्ता न्याय। देखिए, ये बड़ा जटिल प्रश्न है कि फीस का निर्धारण कैसे हो। निश्चित बात है, सैद्धांतिक तौर पे कुछ अलग चीज़ें हैं और व्यवहारिक तौर पे अलग है। ये तो न्यायपालिका का एक डबल चेहरा है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि कई सिविल केसेस में मैंने खुद ही लाखों रुपए फीस भरी हुई है। तो जब सरकार की ही फीस इतनी हाई होगी तो एक एडवोकेट की क्या फीस होगी। ये तो एक निश्चित बात है कि ये केस टू केस वैरी करती है। हाँ, कुछ केसेस में बहुत न्यूनतम फीस भी है सरकार की, और जहाँ न्यूनतम फीस है वहाँ अधिवक्ता लोग फीस उनका कम रहता भी है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो दो तरह की फ़ीस है, एक तो गवर्नमेंट की फ़ीस और दूसरा एडवोकेट की फ़ीस। अच्छा, इसमें तीसरी तरह की भी फ़ीस होती है, वो होती है प्रोसीजरल फ़ीस, जो कि प्रोसीजर के दौरान खर्च होती है। इसको ऐसे समझें कि एक केस फाइल करने के बाद केस कई बार लिस्ट नहीं होता है, तो लिस्टिंग के लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है। उसमें अर्जेंट हियरिंग, एप्लीकेशन मूव करना होती है, या मेंशन मेमो मूव करना होता है, या उस केस में कई बार कोई अचानक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि इंतरिम एप्लीकेशन लगाना होती है। तो वो सारी फीस प्रोसीजरल फीस के अंतर्गत आ जाती हैं। तो वो हर तरह के केसों की अलग अलग तरह से ही फीस का निर्धारण होता है, क्योंकि उन केसों के चलने का समय भी अलग अलग होता है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे सामान्य देखें तो एक ज़मानत अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो 15 से 20 दिन में मैक्सिमम एक महीने के अंदर केस डिसाइड हो जाता है कि ज़मानत इनको मिलना है या नहीं मिलना है। उसमें फ़ीस भी कम है। अब इसी तरह से आप देखें, एक सेकंड अपील है या फर्स्ट अपील है, तो अभी हाई कोर्ट में 2000 के मामले सुनवाई में आ रहे हैं फाइनल हियरिंग में। मतलब एक लंबा समय, 20 साल, 15 से 20 साल। तो एक 15 से 20 साल का जो कोर्ट का प्रोसीजर्स है, तो निश्चित है कि उनकी फ़ीस भी उसी हिसाब से होगी। अच्छा, कुछ रिट मैटर्स होते हैं, सर्विस नेचर के मैटर्स होते हैं, तो वो जल्दी भी डिसाइड हो जाते हैं, 1 साल में भी हो जाते हैं, 6 महीने में भी हो जाते हैं, कुछ 2 साल में हो जाते हैं। तो उनकी अलग तरह से फ़ीस का निर्धारण किया जाता है। उनकी कोर्ट फ़ीस अलग होती है, क्योंकि रिट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, तो उनकी फ़ीस कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो सरकारी फ़ीस है वो भी होती है और एक वकील अपनी अधिवक्ता फ़ीस लेते हैं। तो फ़ीस का निर्धारण इन चरणों में होता है। लेकिन हाँ, ये समझना चाहिए कि ये जो कहा जाता है शीघ्र और सस्ता न्याय, ये इतना भारत के परिकल्पना में संभव नहीं है। अमेरिका में तो ये बात समझ में आती है, सस्ता वहाँ न्याय हो या ना हो, लेकिन शीघ्र है। लेकिन शीघ्र कैसे हो सकता है हमारे देश में, जहाँ माननीय उच्च न्यायालय में आज स्वतंत्रता के बाद से ही 53 जजों की वैकेंसी होने के बाद कभी आधे जज भी नहीं रहे, तो न्याय शीघ्र कैसे होगा। आज 6 करोड़ की जनसंख्या पे मात्र हाई कोर्ट में 25 या 30 जजेस हैं, तो कैसे होगा शीघ्र न्याय। तो ना शीघ्र न्याय की परिकल्पना है यहाँ पे व्यवहारिक तौर पे, और दूसरा जो फीस का निर्धारण है वो हर केस टू केस वैरी करता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन का बटन है, उसको ज़रूर दबाएं। जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो डलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।